जय हिंद। एग्ज़ाम इवेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 जनवरी 2023 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है उसको हमने पिक आउट किया हुआ है। जुड़े हुए रिवीजन फैक्ट्स भी हमने जोड़ा हुआ है, इसलिए रिवीजन फैक्ट्स को भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य को मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ इनलैंड स्टेट पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ इनलैंड पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला है। मत्स्य पालन क्या होता है? सीधे अर्थों में जैसे मछली पालन को मत्स्य पालन कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ इनलैंड स्टेट पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला हुआ है। संबंधित उत्तर छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो इससे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है उसे देखिए। जैसे मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ इनलैंड स्टेट पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड है, इसके द्वारा इनलैंड स्टेट पुरस्कार किसी न किसी स्टेट को दिया जाता है जिसमें मछली उत्पादन के लिए उससे प्रोत्साहन मिल सके। तो ऐसा सबसे बेहतर जो कार्य किया है वो छत्तीसगढ़ ने किया है। उत्तर छत्तीसगढ़ संबंधित है, इसलिए छत्तीसगढ़ विशेष तौर पर देख लीजिए। जैसे छत्तीसगढ़ में हाल ही में बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है, छत्तीसगढ़ में गार्बेज कैफ़े योजना की शुरुआत की गई है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है, सार्वभौम पीडीएस स्कीम जो है वो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। तो बाजरा मिशन का संबंध छत्तीसगढ़ से, गार्बेज कैफ़े योजना का संबंध छत्तीसगढ़ से, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का संबंध छत्तीसगढ़ से, गोधन न्याय योजना का संबंध छत्तीसगढ़ से, सार्वभौमिक पीडीएस स्कीम का जो संबंध है वो भी छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में हंसदेव बंगो नदी परियोजना है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये भी छत्तीसगढ़ में है। अचान कमार बाघ अभ्यारण्य जो है ये भी छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, अचान कमार बाघ अभ्यारण्य जो है ये भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। इतने सारे फैक्ट्स आप छत्तीसगढ़ से याद रखिएगा। और भी जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जैसे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ये सब के सब कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में पंडवानी, गौड़ी, कर्मा, झूमर, पाली, टपाली, नौरानी, दीवारी जो लोक नृत्य है ये किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो पंडवानी, गौड़ी, कर्मा, झूमर, पाली, टपाली, नौरानी, दीवारी ये सारे के सारे लोक नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तीसरी राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये भी छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल है और वहाँ की जो गवर्नर है अनुसुईया उइके हैं। तो सीएम का भी नाम याद रखिएगा, भूपेश बघेल, और गवर्नर जो हैं अनुसुईया उइके हैं। आज का दूसरा सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो विजय सक्सेना आज के दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। मनोज सिन्हा जम्मू और कश्मीर के हैं। राधा कृष्ण माथुर जो हैं ये जो हैं लेह और लद्दाख के गवर्नर हैं। बनवारी लाल जो पुरोहित हैं ये कहाँ के गवर्नर हैं? ये जो उपराज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित ये चंडीगढ़ के गवर्नर है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आंसर जो होगा ऑप्शन ए विजय कुमार सक्सेना। और जितने भी इस रिलेटेड जो उपराज्यपाल हैं, जैसे मनोज सिन्हा कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के। राधा कृष्ण माथुर कहाँ के उपराज्यपाल हैं?
तो ये हैं आपका लेह और लद्दाख के। बनवारी लाल पुरोहित कहाँ के हैं, तो ये है आपका चंडीगढ़ के। संबंधित उत्तर नई दिल्ली से है, दिल्ली से है, तो इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके देख लीजिए जो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के रूप में मंजूरी दी गई। सेकंड है, 69वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद को जोड़ा गया जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का वर्णन है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का वर्णन जो 69वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 239 ए आर्टिकल्स में इसे मेंशन किया गया है। तीसरा है, उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच किसी मुद्दे पर मतभेद होने पर उपराज्यपाल मामले को किसके पास भेज सकता है? तो जो संबंधित जो मुद्दा है, विवादित जो मुद्दा है, तो इस पर इस मामले को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार ने कालाजार के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा हुआ है? तो कालाजार के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य भारत सरकार ने 2023 तक रखा हुआ है, जो पूरी होती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। फिर से डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, जो भारत सरकार का जो लक्ष्य है वो आगे की तरफ एक्सटेंड किया जाएगा। पहली बार 2010 तक का टारगेट रखा गया था, फिर एक्सटेंड करके 2015 तक किया गया और फिर उसे बढ़ा करके 2023 किया गया था। लेकिन आज भी 11.5% पूरे विश्व में जितने भी कालाजार के मामले आते हैं उसमें 11.5% भारत से रिपोर्ट दर्ज किए जाते हैं। तो इस प्रकार से भारत में अभी पूर्ण उन्मूलन कालाजार का नहीं हो सका है, इसलिए भारत सरकार कोशिश करेगी कि हम अपने लक्ष्यों को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। भारत में कालाजार के 90% से अधिक मामले कहाँ से रिपोर्ट किए जाते हैं? तो बिहार और झारखंड से रिपोर्ट किए जाते हैं। कालाजार संक्रमित किससे होते हैं? तो जो संक्रमित मादा फ्लेबोटोमाइन जो सैंड फ्लाई है, ठीक है, सैंड फ्लाई एक मक्खी जो है, इसके काटने से मनुष्यों में फैलती है। तो कालाजार किसके द्वारा? तो जो मादा यानी कि फीमेल फ्लैटोमाइन जो है, फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई है, सैंड फ्लाई यहाँ मिसप्रिंट हुआ, नहीं टाइप किया गया है, तो इसके काटने से मनुष्यों में फैलता है। प्रश्न 4 है कि हाल ही में आर्कटिक में यूरोपीय संघ द्वारा प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपीय संघ के द्वारा आर्कटिक क्षेत्र में जो स्वीडन है, स्वीडन में इसका उद्घाटन किया गया। अच्छा, अब इस स्वीडन में यूरोपीय संघ के द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का जो उद्घाटन किया गया, स्वीडन में किया गया। इससे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है, इसमें पहला प्रश्न है, नॉर्डिक कंट्री में कितने देश शामिल है? तो नॉर्डिक कंट्री में 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? जो ऑप्शंस में अभी जो दिए गए हैं, बाकी के जो 4 देश हैं जिनका नाम है, जैसे कि फिनलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है और स्वीडन, ये चारों के चारों जो देश हैं ये नॉर्डिक कंट्री के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। तो फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे के बगल में स्वीडन है, स्वीडन, फिर फिनलैंड, फिर डेनमार्क, ठीक है। ये 4 जो देश हैं, DFNS, ठीक है, DFNS करके आप रिलेट कर सकते हैं, या आपको मैप
अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से आप रिलेट कर सकेंगे कि नॉर्वे कहाँ है, स्वीडन कहाँ है, डेनमार्क कहाँ है और फिनलैंड कहाँ है। तो अभी हमने यहाँ पर मैप को इंक्लूड नहीं किया हुआ है, बट आप याद रखने की कोशिश करिएगा कि ये 4 जो देश हैं ये नॉर्डिक कंट्री के रूप में कंसीडर किए जाते हैं, जिनमें से ये चारों देश हैं। मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। पहला सतत विकास सम्मेलन का आयोजन स्वीडन में किया गया था और 1972 में किया गया। तो पहला सतत विकास सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? तो स्वीडन में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। लोकपाल बिल जो भारत में लिया गया वो किस देश से लिया गया? स्वीडन से। तो जितने भी रिलेटेड जो स्टैटिक जीके रहे हैं उसको हमने यहाँ इंक्लूड किया है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगा। 5वां प्रश्न है, किस शहर में उत्तर भारत का पहला उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया? तो मेडटेक जो है ये उत्तर भारत का पहला उद्यमिता केंद्र। उद्यमिता केंद्र का मतलब क्या होता है? यानी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप को जो डेवलप करना चाहती है भारत सरकार जो है, उसके लिए जो मेडटेक नाम से जो एक पॉइंट जो डेवलप किया है वो आपका लखनऊ में किया गया है। तो सीधे तौर पर रखिएगा कि पहला उद्यमिता केंद्र उत्तर भारत का वो लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, लखनऊ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? किसे चुना गया है? तो आर बोनी गैब्रियल को 71वें मिस यूनिवर्स 2022 के रूप में चुना गया है। आर बोनी गैब्रियल। हरनाज सिंधु थी 2021 में, ये भारतीय मूल की महिला हैं। इनको हरनाज सिंधु को 70वें मिस यूनिवर्स के रूप में चुना गया था, 17th मिस यूनिवर्स के रूप में। सुष्मिता सेन को 1994 में मिस यूनिवर्स चुना गया था। तो इससे रिलेटेड जो है, जैसे हरनाज सिंधु 70वें थी, आर बोनी गैब्रियल ये अमेरिका की रहने वाली हैं, इनको 71वें मिस यूनिवर्स के रूप में चुना गया है। हरनाज सिंधु 70वीं थी। सुष्मिता सेन पहली भारतीय महिला थी जो मिस यूनिवर्स के रूप में चुनी गई थी। 7वां प्रश्न है, संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला पहला राज्य केरल बना है। अब केरल में यह एक जन क्रांति के रूप में लोगों को, केरल की सरकार जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में उन्हें बताना चाहती है, उसके बारे में साक्षर करना चाहती है कि भारत का जो संविधान है वास्तव में इसका प्रारूप किस प्रकार का है। ऐसा करने के लिए, इस बात को लोगों के बीच समझाने के लिए संविधान साक्षरता अभियान केरल के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये संबंधित उत्तर केरल से संबंधित है। तो केरल का जो विशेष है ये देखिए जरा, जैसे केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है जो हाथी को संरक्षित करती है। परम्बिकुलम जो बाघ अभयारण्य है ये भी कहाँ है? केरल में है। अन्नामलाई बाघ अभयारण्य कहाँ है? ये भी केरल में है। मुदुमलाई बाघ अभयारण्य कहाँ है? केरल में है। सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य कहाँ है? ये भी केरल में है। तो 5 जो यहाँ पर जो उद्यान है या फिर बाघ अभयारण्य है, जो सैंक्चुअरी जो कहे जाते हैं, तो पेरियार, परम्बिकुलम, अन्नामलाई, मुदुमलाई और सत्यमंगलम, ये सभी के सभी जो सैंक्चुअरीज हैं ये केरल में स्थित हैं। केरल में नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोड में है। वेम्बनाड और सस्टम झील कहाँ है? केरल में है। भारत का चिल्ली कहा जाने वाला राज्य कौन है? तो ये भी केरल है। तो केरल से रिलेटेड इतने सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का
18वां संस्करण जारी किया है। तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 9वां सवाल है, 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में हुआ है और बाकी जो मैच हैं भुवनेश्वर और राउरकेला में खेला जाएगा। भुवनेश्वर राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है और कटक भी कहाँ है? उड़ीसा में है। तो 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन उड़ीसा के कटक में हुआ है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, 16वां मोटर ऑटो एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? 16वां मोटर एक्सपो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। ऑटो एक्सपो क्या होता है? मोटर ऑटो एक्सपो क्या होता है? यहाँ पर भारत की जितनी कंपनियाँ हैं या फिर विदेश की जितनी मोटर कंपनीज हैं, अपनी जो प्रोडक्ट है, अपनी जो कार है या फिर एक्सयूवी वगैरह जो भी टाइप की है, उसे ला करके यहाँ प्रदर्शित करती है और चाहती है कि भारतीय जो मार्केट है उसमें अपना हम प्रदर्शन अच्छा कर सके और यहाँ पर ला करके दिखाने का प्रयास करती है। तो हर साल मोटर एक्सपो का आयोजन किया जाता है। तो 16वां जो मोटर ऑटो एक्सपो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। तो आज के लिए अंतिम सवाल यही था। तो ध्यान रखिएगा और आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।